अस्सलाम क्लास। जो चैप्टर हमारा प्रीवियस कंप्लीट हुआ था उसके वीडियो क्वेश्चन एमसीक्यूज रह गए थे, पहले हम वो देख लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 109 पे मल्टीपल चॉइस में फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस फिजिकल ट्रेट्स सच एज अ सी कलर और कोड शेप इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। तो फर्स्ट एमसीक्यूज का जो आंसर है वो भी ऑप्शन ठीक है, फिनोटाइप्स होते हैं। An organism has two different allele for a single trait. Its genotype is said to be heterozygous. ठीक है, allele different है तो वो क्या होते हैं, heterozygous होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट है। MCQ थर्ड, in the cross pollinations between a true breeding yellow pod plant and a true breeding green pod plant, where green pod color is a dominant, the resulting offspring F1 generation will be green. वो सारे के सारे क्या होंगे, ग्रीन होंगे। ऑप्शन डी ठीक है इसका। How many genetically different kinds of gametes an individual with genotype AA and BB can produce? तो वो 2, इसका ऑप्शन बी ठीक है, 4 वाला ठीक है। नेक्स्ट है कि which one of the following statement regarding gene is a false? Option 1, genes are located on chromosomes. Gene consists of a long sequence of DNA. A gene contain information for the production of a protein. या each cell contain a single copy of every gene. तो each cell contain a single copy of every gene. MCQ 5 का ऑप्शन बी ठीक है। 6. Mendel's primary contribution to our understanding of inheritance was the idea that genes are found on chromosomes, explanations of pattern of inheritance, the discovery of alleles, ये determining the information contained in DNA and for the protein synthesis। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। 6 का ऑप्शन भी ठीक है। MCQ 7 है कि a purple flower plant has the genotype PP. Which of the following statement about this plant is false? Its phenotype will be white flower. It has a homozygous dominant genotype. When breed into white flower plant, all offspring will be a purple flower. All the gametes produced will have the same flower color alleles. तो its phenotype will be a white flower। 7 का ऑप्शन ए ठीक है। Charles Darwin proposed that organisms produce many more offspring than can possible survive on the limited amount of sources available to them. According to Darwin, the offspring that are most likely to survive are those that are born first and grow fastest, are largest and more aggressive, have no natural predator, are the best adapted to the environment, तो have a no natural predator। ऑप्शन सी इसका ठीक है। अदरवाइज जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके इसमें इंक्लूड है, तीनों 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 इंक्लूड है। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि डिफाइन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, इसमें आपने इनकी डेफिनेशंस बतानी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील? ये भी हमने पीछे स्टडी किया, आपने इनकी डिफाइन लिखनी है। और थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस जीनोटाइप्स, ये और डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी इंक्लूड है ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम, कि किस तरह से इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो करती है और मटेरियल्स फ्लो करते हैं। मटेरियल का यहाँ पे मतलब है फूड, कि किस तरह से फूड और एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर फ्लो करती है। तो इनमें सबसे पहले जो डेफिनेशंस आती है वो होती है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? ट्रॉफ का मतलब होता है फूड, ट्रॉफिक लेवल मींस फूड का लेवल, ठीक है। लेवल एट विच एन ऑर्गेनिज्म फीड इन अ फूड चेन, फूड चेन के अंदर वो लेवल जहां पे एक ऑर्गेनिज्म फीड करता है वो क्या कहलाते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स कहलाते हैं। सबसे पहले जो हमने स्टडी करना है वो है फ्लो ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर किस तरह फ्लो करती है। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। अब एनर्जी का जो फ्लो है ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर वो यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसे? इसकी एग्जांपल दी गई है कि बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी
स्टोर कर लेते हैं। अब प्रोड्यूसर्स, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। अब प्रोड्यूसर्स को कौन ईट करता है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जब प्रोड्यूसर्स को ईट करेंगे तो इनके टिश्यूज के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो किसमें, कहाँ चली जाएगी? हर्बीवोर्स के पास। हर्बीवोर्स क्या करेंगे? उस ऑर्गेनिक फूड मतलब जो प्रोड्यूसर्स उसने ईट किए उसके अंदर जो एनर्जी थी उसको यूटिलाइज करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को दौरान, और जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो ये अपने टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। अब हर्बीवर्स ये प्राइमरी कंज्यूमर से, हर्बीवर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन फीड करता है? टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर क्या होते हैं? कॉर्निवर्स। कॉर्निवर्स जब हर्बीवर्स को फीड करेंगे तो हर्बीवर्स के टिश्यूज के अंदर जो एनर्जी डिपॉजिट थी या जो एनर्जी स्टोर थी वो किसमें, कहाँ चली गई? अब कॉर्निवर्स के पास। कॉर्निवर्स ने भी अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया और जो एनर्जी यहाँ से आई थी हर्बीवर्स से उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया और बाकी रिमेनिंग एनर्जी डिपॉजिट्स कर ली। अब जब प्रोड्यूसर से कॉर्निवर्स की डेथ होती है तो इसके नतीजे में जो एनर्जी बनती है उसको कौन यूटिलाइज करते हैं? डिकम्पोजर्स। तो इस तरह ये चेन चलती रहती है कि सोलर एनर्जी से सन का सोर्स स्टार्ट हुआ और डिकम्पोजर तक आया, लेकिन कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी है हर लेवल के ऊपर, लेकिन एनर्जी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जहां से जब एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास आएगी ये यूटिलाइज करेंगे, जब प्रोड्यूसर को हर्बीवर्स ईट करेंगे तो एनर्जी यहाँ से कन्वर्ट तो होगी लेकिन कम, कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। सपोज करेंगे अगर सोलर से जो एनर्जी हमारे पास आती है वो 100% आ रही है तो प्लांट्स जो है प्रोड्यूसर 100% यूटिलाइज नहीं करेंगे, प्लांट्स के ऊपर 1% पड़ेगी, 1% में से कुछ डिपॉजिट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इस तरह से एनर्जी फ्लो तो करेगी लेकिन जो एनर्जी की कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। यहाँ पे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो एप्लीकेबल होना है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहते हैं एनर्जी ना तो बनती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे भी एनर्जी neither create nor destroy but can convert one form to an other form। यहाँ पे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में कन्वर्ट हो रही है लेकिन ना तो वो डिस्ट्रॉय हो रही है और ना ही क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ मटेरियल्स। जब फ्लो ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का यहाँ पे मतलब फूड, कि किस तरह फूड फ्लो करती है इकोसिस्टम के अंदर। फूड चेन, फूड चेन की जो सिंपल डेफिनेशन, एनिमल्स फीड, वो जो बीइंग ईट एंड ईट वाला प्रोसेस होता है फूड चेन के अंदर, इसकी आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वो है कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म की वो सीड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फीड करता है अपने से पहले वाले को और फिर या उसे फीड करता है उसके बाद में आने वाला, लाइक दिस, कि ये एक एनिमल ऑर्गेनिज्म है, इसे फीड कौन करेगा? इससे पहले वाला ऑर्गेनिज्म, और इसे फीड कौन करेगा? इसके बाद वाला ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इनके क्या कहलाते हैं? यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल, ठीक, कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम इन विच ईच ऑर्गेनिज्म फीड वन बिफोर इट एंड इट फीड वन आफ्टर इट। इससे ये अपने से पहले वाले को फीड करेगा और इसे इसके बाद वाला फीड करेगा। जो सिंपल स्ट्रक्चर है इसका फूड चेन का वो ये है कि पहले प्रोड्यूसर्स के बगैर ट्रॉफिक लेवल पॉसिबल ही नहीं, फूड चेन पॉसिबल ही नहीं। जब प्रोड्यूसर्स ही नहीं होंगे तो कोई भी ट्रॉफिक लेवल जो है ये चेन है, ये वेब है, वो कंप्लीट नहीं होगा। ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रोड्यूसर से। अब प्रोड्यूसर्स को ईट कौन करते हैं? हर्बीवर्स के प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन करते हैं? सेकेंडरी, और सेकेंडरी को टर्शियरी कंज्यूमर, और इनके बाद इन सबको कौन डिकम्पोजर जो है वो रिड्यूस करते हैं। ये
एग्जांपल देखें ग्रास, ग्रास को कौन ईट करता है? ग्रासहोपर, ग्रासहोपर को कौन ईट करती है? स्पैरो, स्पैरो को ईट कौन करते हैं? हॉक। इसके बाद जब इन सब की डेथ हो जाती है तो इनकी डिकम्पोजिशन कौन करते हैं? डिकम्पोजर्स, यानी कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। यूजुअली जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं उसका 4 to 5 लेवल होता है, ठीक है। किसी भी चेन के अंदर, फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो 4 to 5 होते हैं। नेक्स्ट है फूड वेब। फूड वेब, वेब मतलब नेट, इंटरेक्शन होती है ना थ्रेड्स की एक दूसरे के अंदर, फूड नेट के अंदर। जब हम किसी एक थ्रेड को खींच लेते हैं तो पूरा का पूरा जो नेट है वो खराब हो जाता है। इसी तरह इसमें भी वेब, चेन, नेटवर्क ऑफ फूड चेन के नेटवर्क को क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। और वो फूड चेन जो होती है वो इंटरेक्ट होती है वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू। एग्जांपल देखें ग्रास, ग्रास को कौन खा रहा है? रैबिट, रैबिट को कौन ईट करता है? हॉक। ये एक फूड चेन हो गई। दूसरी ग्रास, ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रासहोपर, ग्रासहोपर को लीजर और लीजर को हॉक, ये सेकंड फूड चेन। ग्रास माउस फीड करता है माउस को, स्नेक और स्नेक को हॉक, ये 3 फूड चेन होगी। तो क्या हॉक जो है वो ग्रासहोपर को नहीं खा सकता? वेट में नहीं रहेगा कि रैबिट आए तो इसी को ईट करूं, लेजर्ड आए तो इसी को ईट करूं, स्नेक्स आए तो इसी को ईट करूं? नहीं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब अगर जब इसको ये नहीं मिलेगी तो ये ग्रासहोपर को खा लेता है। माउस बना इसको हॉक, माउस को भी खा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पहली फूड चेन, ये सेकंड, ये थर्ड, 4 और 5। तो हमने पहले भी कहा यूजुअली किसी भी चेन के अंदर फूड वेब हो या फूड चेन हो, ट्रॉफिक लेवल कितने होते हैं? 4 to 5 होते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स किस्म की जो है फूड वेब बन गई है, ठीक है, फूड चेन बन गई है। फूड वेब को मोस्ट सुटेबल होती है एज कंपेयर टू फूड चेन, क्योंकि इसके अंदर जो सोर्स है ईटिंग के या फीड का सोर्स वो ग्रेटर होते हैं एज कंपेयर टू फूड चेन, ठीक है। इसके अंदर एक ही सोर्स आ रहा है, इसके पास डिफरेंट सोर्सेस हैं फीड करने के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड 1927 के अंदर चार्ल्स एल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल पिरामिड्स का। इकोलॉजिकल पिरामिड्स उस साइंटिस्ट ने जो ये पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट दिया उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डिकम्पोजर्स या एज कंपेयर टू कंज्यूमर्स। अब जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं इनकी बेसिकली डेफिनेशंस क्या होती है कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल की रिप्रेजेंटेशंस, अमाउंट ऑफ बायोमास की रिप्रेजेंटेशन या एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन। वेरियस ट्रॉफिक लेवल के अंदर फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, उन ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन करना, अमाउंट ऑफ बायोमास क्या है उसकी रिप्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। यहाँ पे आपने जो डिस्कस करनी है वो 2 टाइप्स के पिरामिड स्टडी करनी है, पिरामिड्स ऑफ नंबर एंड पिरामिड्स ऑफ बायोमास। पिरामिड्स ऑफ नंबर जिस तरह मैंने डिस्कवर किया कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कंज्यूमर। तो पिरामिड्स क्या होते हैं? पिरामिड्स ऑफ नंबर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इंडिविजुअल की, कि इंडिविजुअल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है? पिरामिड्स ऑफ नंबर्स कहलाती है। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो लार्ज नंबर होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर लेस होते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर फ्यूज होते हैं एंड सो ऑन। इस तरह ये चेंज चलती रहती है। प्रोड्यूसर स्मॉलर इन साइज होते हैं लेकिन उनकी जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी एग्जांपल लाइक ग्रास, स्मॉल इन साइज होती है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और टर्शरी कंज्यूमर लार्जर इन साइज होते हैं लेकिन फ्यूअर इन नंबर्स होते हैं। टर्शरी कंज्यूमर लाइक लाइन, ठीक है, तो वो लार्ज इन साइज होते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन कम होती है। पिरामिड्स ऑफ बायोमास, बायोमास इसके अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बायोमास करते हैं। बायोमास क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग एंड ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड या लिविंग जितने भी लिविंग कंपाउंड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन या टोटल अमाउंट्स जो होती है वो क्या कहलाती है? बायोमास कहलाती है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर मैक्सिमम बायोमास जो होता है वो प्रोड्यूसर्स का होता है।
by a